एक पद्मश्री को मैं बुलाता हूं, आदरणीय डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी को। वो आए और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय माधुरी बर्थवाल जी, आपके जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ ना कि कोई शब्द मिलता नहीं मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, और मतलब पुनर्जीवित हो जाती हूँ मैं। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि पर्दे के पीछे रहते रहते एक आदत सी बन जाती है, और जब मैं ऐसे आती हूँ तो एक नया जीवन मिल जाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत कि ऐसे पावन बेला पर आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और गंगा में स्नान करने का मेरे को अवसर दिया। क्या बात। अब इतना अच्छा सबने बोला है कि कहते हैं ना कि कोई उम्र नहीं होती सीखने की, तो ये भी परिलक्षित होते हुए देखती हूँ मैं कि अच्छा सुनने को मिलता है तो फिर पुरानी बातें याद आ जाती हैं। गुल्ली ने मेरे को जो है पार्टी की याद दिला दी, उंगली से लिखने की, बहुत सुंदर। तो मैं जो है जब नजीबाबाद से यहाँ आई तो फिर थोड़ा सा मैंने देखा कि संस्कृति तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरे को ऐसा था कि बहुत बढ़िया है हमारा, तो क्या है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत फ़क्र था मुझे अपने आप पे। लेकिन जब यहाँ आई तो पता ही नहीं लगा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो फिर पुनः मैं कहाँ आ गई, बिल्कुल जड़ पे। और फिर जड़ को मैंने उसको सुरक्षित करना भी मेरा कर्तव्य था, तो वही वैराग्य रूप में मैंने उसको सुरक्षित करा और फिर सबको सिखाया भी। तो मेरे गुरुजी बोलते थे कि देखो, शास्त्रीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा बड़ा होता है। तो शास्त्रीय ज्ञान अगर है हमारे पास और उसको व्यवहारिक रूप में हम सामने रख रहे हैं तो वो जीवित रहता है हमेशा के लिए। तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना अपना ज्ञान ज़रूर आप पुस्तक के रूप में रखें, और फिर तभी तो व्यवहार में आएगा वो। ऐसे ही जो है फिर मैंने देखा कि हमारी जो मौखिक परंपरा थी, ये हमारी लोकगीतों की जो परंपरा थी जिसमें हमारी संस्कृति अवस्थित है, संस्कृति के सच्चे संवाहक होते हैं लोकगीत, क्योंकि ये सच्चे होते हैं। स्वांतः सुखाय और परांतः सुखाय, दोनों ही भावनाएं इसमें होती हैं। और एक एक चीज़, अगर सांस बुरी है तो वो भी उसमें कहा गया है, अगर अच्छी है तो वो देर से कहा गया पर कहा गया, क्योंकि बदबू ज़्यादा फैलती है जल्दी और खुशबू ज़्यादा देर से फैलती है। सही। तो वही भी मैंने देखा। और फिर जब ये जो हमारी वाचिक परंपरा थी लोकगीतों की, तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं इसको करूं, लेकिन आजकल ऐसे में रह गया। और फिर जो है ईश्वर ने ये लॉकडाउन जो लगाया तो मेरे लिए ही लगाया होगा, क्या पता कि बहुत इधर उधर ढड़क रही है तू, चल बैठ एक जगह में। तब फिर मैं जो है, तो यही है ना, पुस्तक भी कभी अकेले नहीं रहने देता, और संग ही तो है संगीत, संग ही तो है। जब हम उसमें सुर डाल देते हैं तो वो अमर हो जाता है, कोई भी गीत है। जैसे तो मैं नजीबाबाद में रही तो मैंने जो है सबसे, जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे, जितने बड़े बड़े कवि थे, शायर थे, सबसे कहा कि लिखो कोई ना कोई अपनी रचना मुझे दो। फिर उनको संगीतबद्ध किया, वो आकाशवाणी से अभी भी बजते हैं, हजारों रचनाएं एक से एक। आज वो नहीं भी हैं दुनिया में पर जीवित है ना। शिवलाल डबराल जी, लक्ष्मी बिलास डबराल, कौन नहीं है ये जो यहाँ पर थे, क्या उसका नाम, आज वो भी मिल जाते मुझे, भाई साहब योगेंद्र नाथ शर्मा जी, पर आज नहीं आ पाए, मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ऐसे ही जो है, तब फिर जो वाचिक परंपरा थी मेरी, तो उसको फिर मैंने लिखना, अपने टाइप करना भी सीखा, और उसको पूरे टाइप करे, और 11 किताबें मैंने उसमें लिखी। और हैरानी की बात यह है, जब मैंने उसको रानों को छापने के लिए दी, नहीं किताब तो 150 पेज की थी, वो ऐसी थोड़ा सा ही था उसमें,
पर वो 350 पेज की निकली। हम मैंने कहा रानू जो मैं 600 पेज किया उसको वो कितने पेज में आएगी भैया, ऐसे क्या कर दिया मैंने। तो वो भी मुझे डरा, मुझे अंदाज तो है नहीं ना इस तरह का, तो मुझे ऐसा लगा खैर उसका भी कुछ हल निकालेगी वो। तो उसको फिर मैंने क्या करा, लिपिबद्ध भी किया, संगीत लिपिबद्ध, स्वर लिपिबद्ध भी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो तभी अमर होगा, उसकी धुन कैसे पता लगेगी वरना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे लोकगीत हैं कि सिक्का सौर्यू मनी जाणू बड़ों की, 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 कभी है सीनी कनी छोटों की, हे राजा हे मनिया राजा। एक अपने से बड़ों की अगर तुम सीख करोगे तो जैसे सांप को देख के कैंचुआ कूदता रहता है तो वो तन तन के खींच के मर जाएगा। इसलिए जितने तुम्हारे में काबिलियत है उसको बढ़ाओ आगे और उस पे काम करो और उसके बाद तब उसको बढ़ाओ। ये हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े साहित्यकार, कितने बड़े गीतकार रहे होंगे लोग जिन्होंने ऐसे कहा है ना। और आज हमारी सरकार को लड़की जब बड़ी हो जाए तब शादी करो, लेकिन उन्होंने कब कह दिया कि काली गौड़ी की काली बाछी, काली गौड़ी, ये केवल तुकबंदी के लिए लगता है कि काली गाय की काली बछिया, काली गौड़ी की काली बाछी, काली गौड़ी की काली बाछी, सयणी नौनी मांगणी अच्छी, सयणी नौनी मांगणी अच्छी, हे राजा हे मनिया राजा, हे राजा हे मनिया राजा। आहा, हर चीज़ उन्होंने सिखाई इसमें। तो उसको अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा। हमारे यहाँ एक है कि डल माई एल फिर, हाँ डल माई एल फिर जड़ परी, है ना। तो हम चाहे कहीं भी कितने भी ऊंचे पद पर चल जाएं, लेकिन आखिर हमको तने में ही जड़ पर ही आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो वहीं बस आसमान में उड़ने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, क्या करना। इसलिए बहुत ज़रूरी था और फिर मैंने उसको अपना कर्तव्य निभा रही हूँ और मैंने उसको किताब के रूप में वो कर दिया और स्वरलिपिबद्ध कर दिया। वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसको तभी अमरता प्राप्त होगी उसको। और तब एक बेचारे पता नहीं कहाँ मुंबई से आए, कहने लगी प्रणाम। मैंने कहा आप मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप मेरे को जानते नहीं। कहते कि नहीं दीदी मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो है ना भातखंडे जी का पुनर्जन्म हो गया है। तो मैं समझी नहीं उनकी बात। तो कहने लगी कि आपने ये बड़ा काम करा। वो भी तो एक वाचिक परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। वो गुरु ही अपने शिष्यों को सिखाता था और अलग अलग घराने थे, अपने अपने सिखाया, लेकिन उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। आज वो जन जन तक फैला हुआ है। जो जिसके पास जिसको गुरु नहीं भी मिल पाएंगे बेचारे, वो भी अपने घर में हारमोनियम में बजा के उस धुन को ले लेगा। तो वही है कि इस धुन को संरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी था। और फिर मैंने नहीं, हमने सब, क्योंकि आप लोग ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शब्द मिल जाता है जो कि दिमाग पे एक डंडा ज़रूर लगाता है, ये तूने करा ही नहीं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, बड़ी मेहनत। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, आपने हमें हमारी जड़ों तक पहुंचाया। मुझे सूरदास जी याद आ रहे थे, जैसे उड़ी जहाज को पच्ची पुनी जहाज पे आवे, मेरा मन अनंत कहाँ से पाए। आपने वही बात कहा कि आसमान में उड़ने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, अपनी जड़ों तक आना है, इसलिए पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है। बहुत शानदार, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में श्रीमती तरनजीत कौर जी जो कार्यक्रम प्रमुख हैं दूरदर्शन केंद्र की, वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो उनकी टीम से हमारे बीच में श्री विकास कोटनाला जी और श्री मनमोहन जी पहुंचे हैं। मैं विकास कोटनाला जी से निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आएं और संजय जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें और तरनजीत कौर जी के लिए कुछ भेंट हो तो वो उनको ही दें। आपके लिए हमारी तरफ से ना, क्योंकि वो रहा है, ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ वैसे दूरदर्शन की टीम का
हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आए और इतना बहुत बहुत धन्यवाद श्री विकास जी। दो कुलपति हमारे पास शेष हैं और दोनों ही विशेष हैं। उन विशेष में से एक विशेष आदरणीय जेपी पचौरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और जो कुलपति हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। वो आए और थैंक यू श्रीकांत जी, आदरणीय संजय जी और परम आदरणीय सुधा रानी पांडे, सविता मोहन जी, विनय जी। इनके नाम मैंने इसलिए लिए कि इन तीनों को, इन चारों को ही मैं जानता हूँ। इस सभा में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों से मेरा परिचय पहली बार हो रहा है और काम्बोज जी को भी शायद मैं जानता हूँ। शायद आपको याद होगा जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में 40 साल में रहा हूँ तो आपके यहाँ मैंने इंस्पेक्शन किया था पहली बार, बहुत पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात जी, उस समय की बात है। तो पहले तो मैं संजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आज अपने को छोटा इस सेंस में महसूस कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए था, कॉलेज में होना चाहिए था, जो पढ़ते पढ़ाते हैं उनके बीच में होना चाहिए था, जहां छात्र लाइब्रेरी में आज नहीं आता है उसको खींचने के लिए होना चाहिए था। और ये एक से व्यक्ति ने किया जो चिकित्सा क्षेत्र से है। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैं, संजय जी ने अपनी, जिनसे मुझे फोन कराया 5 दिन पहले, तो मैं नैनीताल में था, एक्चुअली एक मीटिंग में था। तो शाम को संजय जी ने फोन किया, मैं समझ नहीं पाया कि ट्रू कॉलर में संजय आ जाता है तो कई संजय हैं। तो मैंने कहा हाँ संजय जी बोलिए, जैसे नॉर्मली मैं बात करता हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये संजय जी तो कुछ और हैं, क्योंकि इनसे मुलाकात मेरी दूसरी बार हो रही है। विनय जी को याद होगा कि उस दिन निशंक जी के घर पर एक चाय पार्टी थी, उसमें सारे साहित्यकार उपस्थित थे। उसी दौरान केवल 5 मिनट के लिए संजय जी से मुलाकात हुई और मैं इनके इनविटेशन से ये नहीं समझ पाया कि इन्होंने मुझे क्यों बुला लिया इस गोष्ठी में। तो मैं आपका आभारी हूं और मुझे यह जान के अति प्रसन्नता इस बात में हो रही है कि एक चिकित्सक इतनी अच्छी कविता लिख सकता है, बहुत अच्छी कविता। और जो आपने अपना भाषण दिया था कविता के रूप में और चीजें जो कही थी, शायद उसके अलावा और कुछ बोलने के लिए किसी के पास कुछ था नहीं। एक और मैं आपके प्रति आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं, किताबें तो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी, अगर नहीं पढ़ता तो यहां खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि अगर किताब नहीं पढ़ता तो नौकरी नहीं मिलती। उस किताब की बदौलत है, उस शिक्षकों की बदौलत है जिन्होंने मुझे प्राइमरी से लेकर के उस आगे तक जो ले गए, और उसी की बदौलत मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया और गढ़वाल विश्वविद्यालय में करीब 41 वर्ष में रहा। तो वो उन मेरे टीचर्स का, मैं आज भी अपने प्राइमरी टीचर को देखता हूं तो उनकी एकदम से बॉडी सामने आ जाती है मेरे को। तो मैं आपके प्रति साधुवाद इस रूप में देता हूं कि ये जितने साहित्यकार हैं, इनकी किसी की किताब को मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आज जो उनके वक्तव्य के माध्यम से, आज जो उन्होंने वाणी के माध्यम से, मैंने किताब से ज्यादा सीख लिया उनसे। आज बहुत कुछ सीखा है मैंने, क्योंकि और कई हमारे मित्र लोग जो बात कर रहे थे, ये न्यू टेक्नोलॉजी की जो बात आ गई है, मैं इस पर बहुत ज्यादा मुखर होकर के बात करता हूं। कई बार अपने छात्रों के बीच में इस चीज को कहता हूं कि देखो भाई, ये जो समाज है ना इस समय का, एक हमारे चले गए शायद एमए सोशियोलॉजी भी किए हुए थे, है ना, जिन्होंने कुछ हलधर जी, और मैं समाजशास्त्री पढ़ाता रहा। ये जो समाज है ये ज्ञान का समाज है, यहां ज्ञान बिकेगा, कटपेस्ट नहीं बिकेगा। कटपेस्ट बिक ही नहीं सकता है, मैं आपको बताऊं। एक इंटरव्यू में बीएचयू में ले रहा था पिछले दिनों, राम जी जानते हैं, तो एक लड़का जो है 15-20 किताब लेकर के आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी था वहां, तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई इतनी किताबें तुमने लिख कैसे दी? तो बोले सर ये देखिए बहुत सारी किताबें, कोर्स टेक्स्ट बुक, कुछ और किताबें। मैंने कहा मैं 41 वर्ष में एक किताब नहीं लिख पाया। मैं सच बता रहा हूं आपको, किताब लिखना, साहित्यकारी करना, ये सरस्वती की विधा है, ये सरस्वती की किताब
कृपा से आप लिख सकते हैं, हर एक कोई नहीं लिख सकता, और कहीं आप सीख भी नहीं सकते कि कैसे किताब लिखी जाए। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी विश्वविद्यालय नहीं है जो आपको ये बता सके कि कैसे पुस्तक लिखनी है। ये तो विधा है आपकी, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, जितने आप साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से 1-2-3 एडिट बुक लिख पाया मैं, और एक कोशिश भी की। फिर मैंने सोचा ये मैं कट पेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा जो छात्र पर्टिकुलरली बैठे हुए हैं दोस्तों, इस समय ये स्थिति है कि हम पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दिया है, लाइब्रेरी में जाना बंद कर दिया है, और आपने नहीं, हम अध्यापकों ने भी जाना बंद कर दिया है। ये फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, एमए मैंने 76 में की, और उस समय आपको पता है इतना पैसा होता नहीं था हमारे पास, लेकिन जो टेक्स्ट बुक थी मेरी, 4 पेपर एमए के, प्रीवियस के 4 फाइनल के, 8 किताबें आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उन 8 किताबों को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, और मैं जितनी बार पढ़ता था उतनी बार पीछे लिख देता था कि मैंने कितनी बार पढ़ा उसको। देखिए उस समय पढ़ा, समझ में कम आता था, वो पढ़ता था मैं इसलिए कि नंबर अच्छे आए, और नंबर अच्छे आए, पोजीशन आ गई, गढ़वाल विश्वविद्यालय में आ गया। लेकिन उसके बाद उस किताब को फिर पढ़ा मैंने, अपने छात्रों के लिए पढ़ा मैंने, तब समझ में आई। पढ़ना और समझना दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। गूगल जो है आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ध्यान रखिए। गोवर्धन मेहता बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका पिछले दिनों में एक लेख पढ़ रहा था, कहीं मुझे भाषण देना था। उन्होंने कहा टू मच इंफॉर्मेशन इज इग्नोरेंस, ज्यादा सूचनाओं का भंडार अज्ञानता का परिचायक है, उतने ही आप अज्ञानी हो जाएंगे। और ये गूगल वही काम कर रहा है। ये गूगल कट पेस्ट की दुनिया में आपको ले जाता है, और इस बीच में जो ये स्थिति हुई, जो ऑनलाइन सिस्टम आया, इसने और हमको बहुत चौपट कर दिया। अब छात्र तो क्लास भी नहीं आना चाहता। एक और बड़ी विडंबना ये हो गई, इस समय 2 साल के पीरियड ने ये कर दिया कि सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन एग्जाम भी करा लो। तो एक नई चीज पैदा हुई है। गूगल से आप सब कुछ पैदा कर सकते हैं, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती है। निकल ना क्लास में जब टीचर को मैं देखता हूं तो केवल उसको सुनता नहीं हूं, मैं उसकी पर्सनैलिटी से सीखता हूं, मैं उसके व्यक्तित्व से सीखता हूं, मैं उसके बोलचाल से सीखता हूं, मैं उसकी भाषा से सीखता हूं, मैं कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे व्यवहार करना है, मैं उससे सीखता हूं। ये जो वाइज ऐप और जितने ऐप आ गए हैं ना, ये आपको केवल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो ज्ञान के लिए पुस्तकों का पढ़ना बहुत जरूरी है, और आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। मैं रियली बता रहा हूं, मैं अपने को बहुत, आज अपने को इतना छोटा ये सेंस नहीं समझ रहा हूं कि ये कार्य तो डीएवी कॉलेज में होना चाहिए था, ये कार्य मेरे विश्वविद्यालय में होना चाहिए था। क्यों इधर में जितने, आपको मैं बताऊं, कम से कम मुझसे ज्यादा मैडम नहीं है, सुधारानी पांडे, नैक में हम लोग दोनों जुड़े हुए हैं, और इन्होंने तो और ज्यादा की होगी। 120 जगह में गया हूं हिंदुस्तान में, और हर विश्वविद्यालय में गया हूं। सबसे बड़ी पीड़ा जो मेरे सामने आई कि टीचर ने भी पढ़ना बंद कर दिया और स्टूडेंट ने भी पढ़ना बंद कर दिया। लाइब्रेरी में किताबें भरी पड़ी हैं, जो आप कह रहे हैं, अलमारियों में बुक्स हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। और इसलिए कहा गया कि बेस्ट टीचर अवार्ड दो, बेस्ट लीडर अवार्ड दो, लड़कियों को कैसे लाया जाए उसके लिए अवार्ड दो। तो मैं ज़्यादा क्यों बोलने को, तो आपने कहा बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम जो आपने किए हैं, आपने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन सारे साहित्यकारों के विचारों से आज मैंने बहुत कुछ सीखा। और श्रीकांत जी जो बहुत अच्छा बोलते हैं, पहली बार ही मैंने सुना है उनको, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद भी है, मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए ईश्वर इनको और आगे ले जाए। और आपको बहुत बहुत कि आपने मुझे याद किया और मुझे ये मौका दिया, जिससे मैं आज सब लोगों से रूबरू हो सका और आपसे बहुत कुछ सीख सका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति महोदय। ये वास्तव में एक ज्ञानवान व्यक्ति की विनम्रता ही है कि वो इतने विनम्र भाव से स्वीकार कर रहा है कि शिक्षार्थी के साथ साथ शिक्षक भी पुस्तकों की तरफ ना जाने के कारण दोषी है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आदरणीय पचौरी जी के सम्मान में हम बजाएं। बहुत शानदार आपका उद्बोधन रहा। आइए मित्रों, मैं अब उस तरफ चलता हूँ जहाँ से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। मैं ऐसी गंगोत्री की तरफ चलता हूँ जो ज्ञान की गंगा
पूरे देश के अंदर बहा रही हैं। अभी आदरणीय पचौरी जी ने हमें अवगत कराया कि 120 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में आप जा चुके हैं, नेक की टीम में भी हैं, कुलपति 2 विश्वविद्यालय के आप रहे हैं, आप यहाँ पर लोक सेवा आयोग की भी पहली महिला सदस्य रही हैं। मैं चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आदरणीय डॉक्टर सुधारानी पांडे जी का, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, हम सब के लिए आदरणीय हैं। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर रह गई सुधारानी जी की, मुझे पता है कि आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन सुधारानी जी को सुनना अपने आप में अनुभव होता है। जी आदरणीय। बहुत बहुत बधाई। और आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सबसे पहले डॉक्टर संजय को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। प्रसंगवश चर्चा हुई कि विश्व पुस्तक दिवस पर कुछ किया जाना है और वो बहुत अधिक उत्साही भी हैं और अस्थि शल्य चिकित्सक होने के साथ एक बहुत बड़ा उनका गुण है जो परोपकार वृत्ति और निरंतर अध्ययन और लेखन। बहुत जल्दी आप लोग किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनकी बहुत अच्छी पुस्तकों की कविता की कृति आ रही है, जो कविता पढ़ी गई पुस्तकों की और उनकी उसी संग्रह की कविता है। बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। संयोग से इन दिनों बहुत सारी किताबें पढ़ने का पढ़ना अगर कोई व्यसन है तो किताब पढ़ना। जिंदगी में बहुत कुछ सीखा करा और अगर व्यसन कोई पाला तो पढ़ना। और जो कि अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से, अपने अध्यापकों से मिला तो यूँ ही नहीं कहा गया कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो हम यहाँ काव्य शास्त्र का आनंद मना रहे। 3 दिन हो गए हम लोगों को। परसों ऐसे ही प्रसंगवश बैठे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग साहित्यिक अंताक्षरी कर रहे हैं। एक किताब बोलता था, दूसरा किताब बोलता था और लगातार हम लोग उन किताबों की चर्चा में मशगूल हो जाते थे। और तय किया गया एक बार में हम लोग एक किताब पर अपना विज्ञान करेंगे, अपने किसी पुराने उसको लेकर उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय के उद्बोधन के बाद मुझे लगता है कोई बात कहनी नहीं रह गई हो। उन्होंने बहुत सारगर्भित रूप में जो उस ज्ञान के महत्व की बात बताई वह अपने रूप में सार्थक थी। और मैंने ही कहा कि दिन विशेष रूप से वंचितों के लिए और उस पीढ़ी के लिए किया जाता है कि जो कि अपने समकालीन परंपरा से जोड़कर उस ज्ञान को आत्मसात करता है। डॉक्टर पचौरी ने बहुत कुछ कहा कि वैश्विक महामारी ने बहुत कुछ हमारे बीच से छीना, परंतु बहुत बड़ी ये जो ऑनलाइन स्थिति आई उसने जो है हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें चिंतन की, मनन की। बहुत बार जब हम अखबार होते हैं, 2-3 अखबार ना हो और उनकी पंक्तियाँ ना पढ़ने की वजह सब कहते हैं रात को सब न्यूज़ में आ जाता है, आप अखबार क्या लेके पढ़ती हैं। तो हमने कहा उसमें बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो न्यूज़ में नहीं आती, और उसको हाथ में लेके पढ़ने के बाद जो आनंद आता है। जैसे एक अमर उजाला है, उसमें एक शिलालेख करके कुछ आता है, किसी साहित्यकार के बारे में कुछ आता है, कुछ और कथाएं आती, कुछ ना कुछ। उन अखबारों में केवल समाचार ही नहीं होते, बहुत कुछ दूसरी चीज़ होती है। यहाँ इतना ही नहीं, वे समाचार, वे पत्र पत्रिकाएं जो बंद हो गई, अभी मेरे पास मोह के मारे रखे हूँ कि उनको देखकर बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ चीज़ संग्रहित करने की लगा। तो यह बात जो कही गई कि राम विनय बता रहे थे, शब्द की बताई, अक्षर की बात बताई, तो हमारे जितने महाग्रंथ आदि ग्रंथ जो लिखे गए सब अपौरुषेय थे। लिखा बहुत दिन बाद गया, छापा खाना बहुत दिन बाद आया, लिखने की प्रवृत्ति बहुत दिन, सब अपौरुषेय थे। श्रुति, स्मृति, आरण्यक, उपनिषद सब बहुत वर्षों बाद। डॉक्टर संजय ने अपने भाषण में पिटक की चर्चा करी थी। त्रिपिटक भगवान बुद्ध ने पूरे उसमें घूम घूम कर उपदेश दिए और उन्होंने विषय रखा मानवता का। भगवान बुद्ध के महाज्ञान के 2 स्तंभ हैं, महाप्रज्ञा और महाकरुणा। महाप्रज्ञा से उन्होंने ज्ञान का भंडार देश को नहीं विदेश को, आज बौद्ध धर्म जो भारत में उतना नहीं दिखाई देता विदेशों में पहुंचा है, और महाकरुणा से उन्होंने मानवता को मानव बनाने की प्रेरणा दी। आज सबसे बड़ी खोज इस बात की है कि हम लोगों के बीच से जो मनुष्यत्व खो गया है उसे ढूंढ पाने, नवान शास्त्र किंचित हमारे ग्रंथ कहते हैं उस मनुष्यता को ढूंढ पाने की। तो उस मनुष्यता कहाँ से मिलेगी? सत्साहित्य से। हमारे ग्रंथ
2 ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, केवल श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस, सारा जीवन का आधार मिल जाएगा। ये बात अलग है कि हम कभी उसको उत्साह में आकर हनुमान चालीसा के लिए अपना एक मीडिया का एक विचंडा करें, कुछ कुछ करें, पर उन ग्रंथों में जो सार छिपा है, असीम शुक्ल जी ने श्रीमद् भगवद गीता भागवत की बात करी, भागवत का गोपी गीत रास आपको तन्मय कर देगा और कहीं का कहीं पहुंचा देगा। तो इस साहित्य में जो मर्म छिपे हुए हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना है, वो अपने मानव की खोज करने की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, लौटना है उन किताबों में, भले ही आप अपने विषय की पुस्तक पढ़ें, उसमें डूब जाएं, उसमें जो कुछ भी हम लोग लिख गए हैं उसको पढ़कर कुछ नया करके और समाज को देने की बात करें। आज बहुत बड़ी संकट है नई पीढ़ी को बचाए रखने के लिए। डॉक्टर संजय जैसे लोगों का सत्कार है। गौतम बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, पाली में कहते हैं। तो आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और गुरु शिष्य परंपरा, भगवान बुद्ध, महावीर, जितने दर्शन लिखे गए, सब जितने विचारक रहे, जैन ग्रंथों को देखिए अपार सागर है, बौद्ध ग्रंथों को देखिए अपार सागर। राहुल जी की बात करी थी, 2 ग्रंथ है, कंजूर तुंजूर, जिसको लाए जो संग्रहालय में रखे, एक ग्रंथ में कई सहस्त्र श्लोक उसमें शामिल है। उन ग्रंथों को ढोक कर लाए, उसका अनुवाद किया, भारतीय के लिए प्रस्तुत किया, पर शोध भी किए हैं लोगों ने। तो ये आत्मदीपो भव वाली बात जो है वो अपनी परीक्षा है। मैडम कह रही थी कि हमें वायु से, जल से, सभी तरफ से ज्ञान मिलता है और हम अपने को व्यक्तित्व बना पाते हैं। तो आत्मदीपो भव की परंपरा है, वही मानवता की रक्षा है। क्योंकि यदि अपने को आपने पहचान लिया तो दुनिया को पहचान लिया। आज परेशानी इस बात की है, हम खुद क्या हैं अपने को पहचाना नहीं, हम दुनिया के लिए शब्द अपशब्द कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पर अपने को पहचानो, कुछ कर्तव्य में लगे रहो, अच्छी किताब पढ़ो। तो किताब पढ़ने के साथ जो सुख है वो किसी बात का सुख नहीं है। अच्छा खाना खा लीजिए, अच्छे होटल में घुमाएं, अच्छे कुछ भी करें। आप देखिए कितना कितना, अभी गोपाल सिंह नेपाली की बात राम में कह रहे थे, इतने अच्छे गीतकार असीम शुक्ल जी जानते हैं। वो जब चित्रपट की लाइन में गए, उन्होंने चित्रपट को साहित्यिक महल दिया, उन गीतकारों ने चित्रपट को साहित्यिक महल दिया। हम आज सिनेमा में भी वैसा रूप नहीं पा रहे हैं। एक जोशी, जो प्रसून जोशी यहाँ के साहित्यकार हैं, कुछ एक गीतकारों की बात कही जाए, क्योंकि हम एक पश्चिम की आयातित संस्कृति में इतना उलझ गए हैं, उसी शोरगुल वाले संगीत में अपने संगीत की वास्तविक स्वर लहरी को भूलकर और सोचते थोड़ी देर हमने डांस कर लिया, तेज डांस कर लिया, वो जीवन का रहस्य नहीं है, वो क्षणिक आनंद है। वास्तविक आनंद उस रूप में है जिसमें आपको अपनी सुबूत खो जाए, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु का आनंद में डूब जाना वाला यूक्रेन लड़ाई में डूब रहा है। पर कभी आप देखिए, आपको कोई वीडियो मिलेगा कि वहाँ के इस्कॉन के वो लोग हरे कृष्णा संकीर्तन गाते हुए वो भक्त तन्मय होकर किस प्रकार से अपने को डूबे हुए हैं। तो साहित्य, संगीत जो भी है आपको तन्मय कर दे, आपके अपने को विस्मृत करके कुछ पाने की ओर दौड़ा है, वो जीवन ही सब कुछ है। और यह सब कुछ हमें पुस्तकों से मिलता है। और वही मानवता के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, अंततः उनका संदेश यही रहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य बनो, मानवता को प्राप्त करने की कोशिश करो, तभी जीवन की उपलब्धि हो सकती है। वही आत्यंतिक उपलब्धि है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी चिर पुरातन परंपरा रही है। सद्गुरु जो है वो शिष्य को उस रूप में देता है कि वो अपनी पहचान कर सके और ऊपर बन जाए, हंस और परमहंस की तक की कोटि में पहुंच जाए। बहुत साधना आसान नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को शिष्य बनाया, यूँ ही नहीं था। या फिर स्वामी योगानंद, युक्तेश्वर ने जिन्हें परमहंस की उपाधि धारण की, कहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हैं, किसी दूसरे लोक में पहुँच गए हैं। तो उनकी अंतर साधना थी। तो अंतर साधना के सोपानों को पार करके जो व्यक्ति बन पाता है, एक पुस्तक लिख पाता है, और उस पुस्तक का हम अध्ययन करके मनन करके कुछ प्राप्त कर सकें, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं डॉक्टर संजय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये क्रम चलता रहना चाहिए। और अच्छा हो कि एक बार में एक विद्वान का भाषण हो, हम सब सुनने आए, एक बार व्याख्यान। जैसे साहित्य अकादमी संवत्सर व्याख्यानमाला करती है, उस संवत्सर व्याख्यानमाला के रूप में एक व्यक्ति को बुलाइए, उसके लगातार अनुभव को हम लोग सुने। हम सब लोग भी आएंगे, जरूरी नहीं कि हम आए तो बोले ही। तो एक व्यक्ति बोलेगा तो लगातार उसके समग्र अनुभव को और उनको आप संकलित करके
एक पुस्तक के रूप में भी आगे दिनों में प्रकाशित कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर अंत में जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों से मानवता की बात आई है और बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। युद्ध भी हो रहा है, संक्रांत भी है, विचारों की संक्रांत भी है, भले विचार भी है, बुरे विचार, परंतु अच्छाई सब पर विजय प्राप्त करती है। चाहे छोटी दिख रही है, एक दीपक छोटा सा होता है पर पूरे अंधेरे को प्रकाश देता है। तो आत्मदीपो की बात जब गौतम बुद्ध ने कही और मानवता कल्याण की बात कही, उस पर विजय प्राप्त करके ही मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है। जयशंकर प्रसाद ने कहानी में लिखा था, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं वो निरपाट, समन्वय उनका करे समस्त, विजयी मानवता हो जाए। उस मानवता के विजय के लिए हम साहित्य से जुड़े, पुस्तकों से जुड़े और डॉक्टर संजय जैसे मनीषी, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी जैसे, जिन्होंने लोक जीवन के एक एक क्षण को बटोर कर और उसको सुंदर मोती की तरफ पिरोया है। जनता हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उस नई पीढ़ी को अगर जीवित रहना है, अपनी मानवता को, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, तो हमें फिर अपनी जड़ों को पहुंचाना है, उस संस्कृति को बचाना है और अपनों को बचाना। हमने तो बहुत कुछ जी लिया अपने गुरुओं की कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से, अपने श्रेष्ठ समाज की कृपा से। उस उथल पुथल के बीच में जो रास्ता बना ले, जो हिमालय की चोटी पहुंच जाए, वही एवरेस्ट पर चढ़ने वाला माम यही है। मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि छात्रों को बोला। डॉक्टर कंबोज यहाँ बैठे हैं, मैं तो समझ रही थी, वो समझ रहे मैं बाहर हूँ, मैं समझ रही थी वो भी कहीं बाहर चले गए हैं। और बहुत पुराना परिचय हमारे इनसे है और इनके विद्यालय से भी परिचय रहा है। योगा की शायद अभी भी हमारे विश्वविद्यालय संबंधित है। हाँ, तो योगा की कक्षाएँ हमारे विश्वविद्यालय संबंधों को प्रारंभ हुई, तो सबका अभिनंदन। और सुखद ये रहा कि सभी प्रबुद्ध वक्ता, प्रबुद्ध श्रोता, जब वक्ता और श्रोता प्रबुद्ध हों तो बोलने का भी आनंद है, सुनने का भी आनंद है। डॉक्टर संजय को एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करता हूं कि ये बड़ा अच्छा चलन होगा यदि देहरादून में ये चलन हो कि एक वक्ता बोले और बाकी सब लोग सुनने के लिए। हिंदी साहित्य समिति ने पिछले दिनों ऑनलाइन ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें एक वक्ता होता था, बाकी सुनने वाले होते थे। और इससे कम से कम हमें सुनने की भी आदत पड़ेगी। जिस प्रकार से पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से अच्छे लोगों को सुनना भी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुधारानी पांडे जी के लिए बजाएं। और एक महत्वपूर्ण काम बीच में छूट गया था, आदरणीय जो आज की हमारी अति विशिष्ट अतिथियां डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी पद्मश्री, उनको एक स्मृति चिन्ह देना शेष था। तो मैं आदरणीय बीके संजय जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय माधुरी जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दें। बाकी सभी कवियों के लिए भी स्मृति चिन्ह होगा। उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आभार प्रकट करने के लिए डॉक्टर बीके संजय जी आएं और आज के अतिथि को आभार प्रकट करें। अच्छा, ठीक है। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर एस.एन. सिंह जी को, वो आए और एक स्मृति चिन्ह आदरणीय बीके संजय जी। ये डॉक्टर एस.एन. सिंह का स्मृति चिन्ह पिछले उस वक्त का है, इनके दोस्त के साथ दुर्घटना घट गई थी और तो आ नहीं पाए थे। अदरवाइज उन्होंने 7 अप्रैल को जो WHO का डे है उस दिन आए थे। धन सिंह जी के हाथों से इनको लेना था और इनको, ये हमारे पड़ोसी भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और कोरोनेशन में है, तो दोस्त के नाते भी, सुनने के नाते भी, डॉक्टर के नाते तो हमेशा ही हम बुलाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज भी मैंने कहा था आदरणीय सविता मोहन जी, आदरणीय असीम शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर डबराल जी, आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी, थोड़ा उधर हो मैडम, उधर ही रहने भाई। जसवीर सिंह, आदरणीय विश्वम्बरनाथ बजाज जी, अतिथि हैं, आदरणीय प्रोफेसर जेपी पचौरी जी, वो तो एसएससी की जी कई लोग, आदरणीय परितोष की मोती जी, किरण शर्मा जी, पांडे जी, मैं डॉक्टर सुधार। अरे नहीं, क्यों नहीं,
मैं आभार प्रकट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर पी.के. संजय जी को आए और आए हुए अतिथियों का आभार करें। मान के रखा कुछ अपनी बातों से और खास तौर से वक्ताओं के ऊपर भी नियंत्रण रखा। वक्ताओं के ऊपर तो शायद मैं भी रख सकता था, लेकिन अतिथियों के ऊपर रखा और विशिष्ट अतिथियों के ऊपर रखा, मुख्य अतिथि के रूप में रखा। तो इसके लिए मैं सच में आपका आभारी हूँ। हाँ जरूर 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 इधर, हाँ ये तो आशीर्वाद है आपके लिए। थैंक यू। हाँ एक किताब हो गई इनको के किताब बाद में ले लूंगा, नहीं है तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और सच में मुझे पहली बार आपसे खासतौर से सुनता तो मैं रहा हूँ। अच्छा अभी ना मैंने इसका विमोचन किया, छप के आ गई है। जो पुस्तकें थी वो हमारी पहली या दूसरी थी और इसमें मैंने अपने आज कथन में लिखा है और आपके जो संबोधन में भी कहा था, यदि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सिर्फ दो ही कारण से, अपने माँ बाप के कारण से नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो यूं ही कहिए अंगूठे छाप थे, लेकिन मैं यदि यहाँ पे हूँ तो पुस्तकों की वजह से और शिक्षकों की वजह से। तो पुस्तकों को तो आभार मैंने बुक के नाते, और जो पचौरी जी ने कहा अभी कि मैंने शिक्षकों को क्यों यहाँ पे, मैंने सच में यहाँ पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच से हम चाहते थे तो ज़्यादा लोगों को, तो मैं साझा कि हमारा आपसे एक बार संबंध बन जाएगा और मैं शिक्षकों का हमेशा आभारी हूँ और जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा और उनमें से आप लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं आप सब लोगों का खास तौर से अतिथियों का, वक्ताओं का, मुख्य अतिथि जो चले गए हैं उन्होंने भी बहुत समय दिया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं डॉक्टर साहब 1 घंटा रहेंगे और वो रहे भी। मैं उनका भी आभार आपके माध्यम से उन तक पहुंचा दूंगा। और ख़ास तौर से अश्वनी जी का एक फिर मुझे दोबारा कुछ दे दीजिए, जिससे चाहे कभी दे दीजिए, जो मैं अश्वनी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनका हमेशा वो क्यों है, ये हमारे पड़ोसी हैं और मैं सबसे कहता हूँ पड़ोसियों से बिगाड़ा ना करो। बन सके कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है तो हमारे स्टाफ अश्वनी जी को फोन करते हैं, काम्बोज जी को, तो वो बच्चे अपने बच्चों को, और ये एक्चुअली बच्चों को थोड़ा तंग करने का उद्देश्य सिर्फ डॉक्टर सुधा रानी का था। मैं बच्चों को बुलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर उन्होंने एक हमें गुरु मंत्र दिया कि भाई किताबें, हम लोगों को तो पता है ही किताबों की वैल्यू, कम से कम बच्चों को पता चलना चाहिए कि किताबों को कितना महत्व है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने भी इस जितना भी आपके साथ कार्यक्रम हुआ है और आपने सुना होगा, और इसी टैगलाइन को आपने नहीं सुना है तो मैं फिर आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहूँगा, इस लाइन को पढ़िए, व्यक्ति की तुलना में पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त हैं। ये खास तौर से इसी के लिए लिखा गया था, व्यक्तियों की तुलना में पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त हैं, दोस्तों से प्रेम करो, पुस्तकों से प्रेम करो। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये हमारा मेमेंटो की डॉक्टर नवीन लोहानी जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। पूरे सभागार में अतिथि केवल डॉक्टर नवीन लोहानी जी ही हैं, जिसकी तिथि पता है आने की, वो काहे का अतिथि। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगान के बाद सभी जा सकेंगे।